गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक कार्ल मार्क्स का अध्ययन करें और मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए हमने शुरुआत की थी हमारे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हमने देखा था कि मार्क्स ने अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी में जो द्वंद्वात्मक प्रणाली वो हीगल से ग्रहण की थी और भौतिकवाद फायरबैक से उन्होंने अपनाया था। हमने ये भी स्पष्ट किया था कि भौतिकवाद का जो मूल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो मूल तत्व उन्होंने स्वीकार किया है वो है भौतिकवाद। और वो ये कहता है कि भौतिकवाद ये स्पष्ट करता है कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो कण अर्थात पदार्थ है। ठीक है, अर्थात कण यानी पदार्थ जो है वो गतिशील है और इसी गतिशीलता के कारण इस समाज का विकास होता है और किसी प्रकार के किसी अन्य शक्ति की कोई उसमें भागीदारी नहीं है या उसका किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए कहते हैं मार्क्स का विचार है कि अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप ही समाज का विकास हुआ है। समाज का जो विकास है वो अर्थव्यवस्था के विकास से हुआ है और आज तक का इतिहास है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, और मार्क्स उन्होंने ये कहता है कि समाज का विकास कोई सीधी रेखा से नहीं हुआ है, अभी तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हुआ है। इसके लिए उन्होंने एक प्रकार से द्वंद्वात्मक पद्धति को उन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया है, वाद, प्रतिवाद और समवाद। आप समझ गए, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी स्पष्ट किया था कि वाद होती है वो समाज की साधारण स्थिति है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे समय परिस्थितियाँ सब कुछ परिवर्तन आता है तो वाद वाली स्थिति में थोड़े समय बाद असंतुष्ट होकर उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक अन्य प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होते होते प्रतिवाद उत्पन्न होता है और प्रतिवाद में जबरदस्त तरीके से अंतर्विरोध चलता है अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और जब दो प्रतिवादों के संयोग से जो स्थिति होती है वो है संवाद अर्थात संवाद की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये वाद प्रतिवाद संवाद प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि वर्गविहीन, शोषणविहीन, राज्यविहीन साम्यवाद का विकास नहीं हो पाता। बात समझ में आई है? वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषणविहीन, इस प्रकार की जब कंडीशन आएगी उसको हम कहेंगे साम्यवाद। और जब तक साम्यवाद नहीं आएगा तब तक ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, मैंने आपको गेहूं के पौधे का उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार से गेहूं का एक दाना है वो दाना किसी प्रकार के गतिशील नहीं है, सिंपल सा है एक दाना, वो वाद है। लेकिन इस दाने को अगर आप भूमि में बो दिया और भूमि में इसकी प्रक्रिया आरंभ होती है, ये जब गलकर अंकुरित होता है पौधा बनता है और ये पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, उसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना, पौधे का सूख और नष्ट होना, ये क्या है? संवाद है। तो इसी प्रकार से ये कहते हैं कि आर्थिक जीवन की जो विभिन्न अवस्था है वो सब इसको समझना है तो आपको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही समझा जाना ही उपयुक्त रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो पूंजीवाद है, व्यक्तिगत संपत्ति है, वो एक प्रकार की व्यवस्थावाद है जिसमें यह असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा वर्ग दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक अमीर दूसरा गरीब। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक अवस्था को प्रतिवाद स्वरूप समाज में विकास की व्यवस्था आती है जिसे हम सर्वहारा वर्ग का अधिनायक मानते हैं, ये प्रतिवाद है। पर इन दोनों अवस्थाओं के बाद जो संवाद की अवस्था आती है उसे हम साम्यवाद की अवस्था कहेंगे। ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक अवस्था यानी साम्यवाद में जो भी होगी वो सब सार्वजनिक होगा, किसी का भी व्यक्ति की उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, सब कुछ होगा वो समाज का होगा। ठीक है, तो ये हमने स्पष्ट किया था। अब हम देखते हैं कि ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसके उन्होंने 3 नियम बताए। 3 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम है। इसमें क्या कहते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु, संस्था व समाज में सहयोग के साथ संघर्ष भी पाया जाता है। यानी प्रत्येक वस्तु या संस्था, समाज हो, इसमें सहयोग तो पाया जाता है, सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। यानी विपरीतों में एकता भी है और संघर्ष भी है, सहयोग भी है, संघर्ष भी है, दोनों प्रकार के उसके अंदर अवस्था पाई जाती है। संघर्ष के कारण ही परिवर्तन होता है, संघर्ष नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में?
इसमें चुंबक को काटकर जोड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से चुंबक है उसको अगर काट दिया और फिर उसको कहें कि इसको जोड़ो तो वो नहीं जोड़ पाता। उसी प्रकार से यहाँ पर यही कहते हैं कि समाज में प्रत्येक वस्तु में समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है और संघर्ष के कारण ही परिवर्तन होते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकृतों की एकता और संघर्ष का जो नियम है, अब ये जो है ये इस पर लेनिन ने अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। दूसरा है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन में मार्क्स कहते हैं कि जो मात्रात्मक परिवर्तन का उनका जो तात्पर्य है वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से इसका संबंध है। वो मात्रात्मक परिवर्तन यानी मात्रा में परिवर्तन आना, ठीक है, किंतु इससे समाज का विकास नहीं होता है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन से कभी समाज का विकास नहीं होता है। जबकि जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो केवल होता है अर्थव्यवस्था में अर्थात उत्पादन प्रणाली में। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणाली से इसका संबंध होता है गुणात्मक परिवर्तन से, और इन्हीं से ही समाज का विकास होता है। यानी आप समझेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास से किसी प्रकार का समाज का विकास नहीं होता है। समाज का जो विकास होता है वो एकमात्र गुणात्मक परिवर्तन जो कि अर्थव्यवस्था में होता है, उत्पादन प्रणाली में होता है, इसी के फलस्वरूप ही सब कुछ होता है। तो मार्क्स कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन अर्थात आर्थिक परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा देते हैं। इसके संदर्भ में उनके दो कथन हैं। पहला है कि जब पवन की चक्की से उत्पादन होता है तो सामंतवाद पैदा होता है, और जब भाप के इंजन से उत्पादन होता है तो पूंजीवाद अस्तित्व में आता है। बात समझ में आपको? यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन की ओर है। फिर दूसरा कहते हैं क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। बिना क्रांति के सामाजिक परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाना है तो क्रांति आपको करनी ही पड़ेगी। क्रांति एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आप किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। बात स्पष्ट है। तीसरा है निषेध का निषेध नियम। अब ये जो नियम है ये हीगल से प्रभावित है। निषेध का निषेध नियम हीगल से प्रभावित है। क्या कहते हैं इसके संबंध में? इस नियम के अनुसार कहते हैं कि समाज की प्रत्येक अवस्था में संघर्ष पाया जाता है। कोई भी अवस्था देखिए आप, सब में संघर्ष ही पाया जाता है। इस संघर्ष को रोकने के लिए निषेध के लिए नई अवस्था आती है, संघर्ष को रोकने के लिए फिर नई अवस्था आती है। इस नई अवस्था में भी संघर्ष पाया जाता है, फिर इस संघर्ष को रोकने के लिए नई अवस्था आती है, और ये प्रक्रिया बिल्कुल तब तक चलती रहेगी जब तक साम्यवाद नहीं आएगा। तो जो मार्क्स का जो उद्देश्य है वो साम्यवाद लाना, और जब तक साम्यवाद की अवस्था नहीं आती है तो हमेशा हर अवस्था में संघर्ष चलता रहेगा। फिर उसको रोकने के लिए फिर नई अवस्था आएगी, फिर संघर्ष होगा, फिर नई अवस्था, फिर संघर्ष, फिर नई अवस्था। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक कि क्या नहीं आएगा, साम्यवाद नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसलिए इन्होंने तीन ही बताए हैं कि विभिन्न प्रकार मतलब विभिन्न विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, सहयोग है तो संघर्ष भी है। फिर मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन का उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से आर्थिक उत्पादन प्रणाली या आर्थिक अवस्था से, अर्थव्यवस्था से। और फिर उन्होंने निषेध का निषेध नियम, यानी प्रत्येक अवस्था में संघर्ष है, इस संघर्ष को रोकने के लिए फिर नई अवस्था आती है, इस अवस्था में भी पुनः संघर्ष होता है, फिर नई अवस्था आती है। ये अवस्था होते होते तब तक चलती रहेगी जब तक कि साम्यवाद नहीं आ पाता। बात स्पष्ट हुई? ये थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तीन नियम। अब हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या क्या विशेषताएं। देखिए, स्टालिन ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म, इस पुस्तक में उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं की, इसके बाद संबंध में कुछ विवेचना की है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली विशेषता यह है कि द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तु संबद्ध और परस्पर निर्भर है। ये स्पष्ट कहते हैं कि विश्व अपने आप में एक यूनिट है, समग्र इकाई है, और इसकी समस्त वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के निर्भर हैं। दूसरा ये कहते हैं कि द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर और गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। यानी प्रकृति स्थिर नहीं है, जड़ नहीं है, बल्कि अस्थिर है, गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव ही कुछ नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं और विकसित होती हैं। पुरानी चीज़ें नष्ट होती हैं, नई आती रहती हैं, अर्थात अपने आप को गतिशील मोड में, एक्टिव मोड में रखनी पड़ती है। तीसरा उन्होंने बताया कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन में गुणात्मक परिवर्तन होता है।
जिसके तहत पुराने गुण को छोड़कर नवीन गुण धारण करती है। कहने का तात्पर्य कि इस वाद प्रतिवाद संवाद के आधार पर वस्तुओं के विकास और परिवर्तन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसका विकास और परिवर्तन दोनों में क्या परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसके तहत वो अपने पुरानी प्रकृति, पुराने गुणों को, पुराने चरित्र को छोड़कर नवीन गुणों को धारण करती है। ठीक है। अगला बताया कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ और अचानक होते हैं। जो भी गुण में परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे नहीं होता बल्कि अचानक से होता है और शीघ्र होता है। अगला बताया कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होता है। इसका उत्तर मार्क्स देते हैं कि वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तु में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन को लाते हैं। बात स्पष्ट हुई कि आखिर परिवर्तन होता क्यों गुणात्मक। तो उन्होंने बताया कि वस्तुओं में क्या पाया जाता है? अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तु में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के कारण जो संघर्ष होता है और संघर्ष के कारण ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। अगला स्पष्ट किया है अगली विशेषता कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत के आर्थिक तत्वों का आधार पर व्याख्या करता है। यानी इस प्रकृति में जो भी है उसका आर्थिक तत्व को ही प्राथमिक मानते हुए उसकी व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व के नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषता। एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ, आप समझ लीजिए। ये कहते हैं कि द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व एक समन्वय इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबंध और परस्पर एक दूसरे से निर्भर है, पूरे यूनिट के साथ वो जुड़ी हुई है और एक यूनिट के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है और प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं। पुरानी चीज़ों की जगह नई आती है, पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती है, नई चीज़ें उत्पन्न होती है। इसलिए आपको समझना होगा कि प्रकृति जड़ इससे नहीं है बल्कि अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है, अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन में गुणात्मक परिवर्तन होता है और जिसके तहत ही पुराने गुण छोड़कर नए नवीन गुणों को धारण करती है। फिर और विशेषता बताई है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता से और अचानक से होते हैं। वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होता है तो उसका भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वस्तु में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है। इस वजह से वस्तु में इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के कारण वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो ये सभी विशेषता उन्होंने स्पष्ट की किसकी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। स्पष्ट हुआ होगा आपको, बेहद आसान है। अगला है उनकी आलोचना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना किस प्रकार से की गई है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आलोचना ये की जाती है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है मार्क्स का, ये पूरी तरह से अस्पष्ट है। कैसे? ये आलोचकों के लिए, ध्यान रखना, आलोचना की जाती है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है और कुछ नहीं है। वेपर कहते हैं कि द्वंद्वात्मक धारणा है वो अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है वो बिल्कुल एक प्रकार से किसी स्पष्ट दृष्टिकोण को साबित नहीं करते, केवल एकांगी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। एक ही तत्व को, आर्थिक अर्थ उत्पादन प्रणाली को ही उन्होंने वाद प्रतिवाद संवाद से माना है। ऐसा आप हर समय आप प्रत्येक वस्तु को लागू करना भी अपने आप में एक प्रश्न पैदा होता है। तो उन्होंने जिस तरीके से बताना चाहिए था वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अस्पष्ट है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो धारणा है, जो सिद्धांत है, असंगतिपूर्ण धारणा है। कैसे? अब एक स्थान पर मार्क्स क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद प्रतिवाद संवाद की पद्धति के आधार पर मानव इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है। अब असंगति क्या है? कि असंगति ये है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ा तो ये दोनों बात मेल बिल्कुल नहीं खाती। एक तरफ कहता है कि मनुष्य व्यक्ति अपने इतिहास स्वयं बनाता है, दूसरे कहता है कि नहीं, ये तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होता है, वाद प्रतिवाद संवाद वाली स्थिति से होता है। ठीक है। तो अब ये मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे कर सकते हैं? इसलिए इनकी धारणा में बहुत बड़ी असंगति पाई जाती है कि इसको माने या उसको माने। फिर उन्होंने तीसरी बात बताई है आलोचना में कि अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है।
बहुत ही भौतिकवादी है। कैसे? क्योंकि मार्क्स अपनी विचारधारा में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी है। मार्क्स कहते हैं कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। हमारी जो मानवीय चेतना है वो किसके अधीन होती है? भौतिक तत्वों के। मानव जीवन के भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। यानी मानव जीवन की भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। लेकिन भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि बिल्कुल नहीं की जा सकती। स्पष्ट हुआ? क्या कहते हैं कि मानवीय चेतना है वो भौतिक तत्वों का अधीन है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। और मानव जीवन की भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। यानी भौतिक संतुष्टि ही उसके लिए सब कुछ होती है। ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की स्थापना बिल्कुल नहीं की जा सकती। केवल भौतिक आवश्यकता नहीं होती, बहुत कुछ अन्य भी होती है। इसके संबंध में यहाँ पर मार्क्स मौन है। तो यहाँ पर भी ये केवल आपको केवल भौतिकवाद पर डिपेंड रहना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। फिर अगली आलोचना में ये कहा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति है वो दोषपूर्ण है। कैसे? द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है इसलिए कि इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें न तो हमें कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है और न ही कोई क्रांति द्वारा भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्था। और मार्क्स ने जो सामाजिक अवस्था बताई है वे किसी एक समय पर अचानक से नहीं आई, अपितु सैकड़ों वर्षों के बाद परिवर्तित हुई है। जिस प्रकार से, क्योंकि हम अगला सिद्धांत यही देखेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन आता है। अब मार्क्स तो ये कहता है कि नहीं, सब कुछ क्रांतियों के द्वारा परिवर्तन संभव है, पर माननीय महोदय सब कुछ क्रांति के द्वारा संभव नहीं है। अगर हो भी जाता है तो सामाजिक व्यवस्थाओं में अचानक से कुछ भी नहीं होता है, उसमें उस अवस्था में सैकड़ों वर्षों के बाद उस अवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हजारों वर्षों के इतिहास को आप कुछ महीनों और कुछ सालों में नहीं बदल सकते, इसलिए इसको पूरी तरह से अपन तर्कसंगत नहीं मान सकते। फिर अगली बात बताइए, द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है। इसमें यह बात मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि मार्क्स के विचार को स्वीकार कर लें कि मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, तो ये दोनों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं करता है। फिर अंतिम है कि मानव इतिहास का उत्थान का लेखा बिल्कुल नहीं है। ये मानता है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति को रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मानव इतिहास मात्र उत्थान का नहीं, बल्कि उत्थान और पतन दोनों का इतिहास है। ये मानते हैं कि कोई भी अवस्था है वो उससे पहले की जो वर्तमान में है आने वाली अवस्था इससे बेहतर होती है और उत्थान की ओर होती है। लेकिन ये स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इतिहास देखें तो हमें उत्थान पतन दोनों अवस्थाएं देखती हैं। इसलिए अपन को एक ही सांचे में ढालकर अध्ययन करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये था मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसमें हमने उनके नियम, उसकी विशेषता, उसकी आलोचना और मूल उसका जो सिद्धांत है इसको स्पष्ट किया और समझा।